पुणे का मौसम उस दिन कुछ अजीब था। बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ये वही दिन था जब साइली अचानक गायब हो गई। साइली, जो सदा हंसती रहती थी, वही जो हर रात अपनी बाकी रूममेट्स को मजेदार किस्से सुनाया करती थी, वही साइली जो 2 दिन पहले ही सबको मिठाई बांट रही थी क्योंकि उसे इंटर्नशिप मिल गई थी। उसकी रूममेट्स नेहा, प्रियंका और श्रद्धा तीनों उसे ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। न फोन मिला, न कोई मैसेज, और न ही वो अपनी कोई चीज ले गई थी। न पर्स, न मोबाइल, न कपड़े। नेहा ने सबसे पहले पुलिस को कॉल करने की बात की, लेकिन श्रद्धा बोली, अरे पगली, हो सकता है बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। वैसे भी बड़ी सीक्रेटिव थी वो, और उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत हैंडसम हंग था। शायद उसके साथ ही कहीं चली गई हो 2-4 दिन के लिए। प्रियंका चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इसी बीच मुंबई से पुणे आई एक लड़की, अंजलि शर्मा, एक फ्रीलांस क्राइम पॉडकास्टर। अंजलि को सच्ची कहानियां इकट्ठा करना अच्छा लगता था। वो अपने पॉडकास्ट कहानी जुर्म की के लिए नई केस ढूंढ रही थी। साइली के गुम होने की बात जब अंजलि को एक सोशल मीडिया पोस्ट से पता चली, तो वो सीधे उसी गर्ल्स हॉस्टल जा पहुंची, शांति निकेतन हाउसिंग सोसाइटी। हॉस्टल कुछ खास नहीं था। एक पुरानी सी बिल्डिंग, सीलन लगी दीवारें और एक संकरी सीढ़ी जो तीसरी मंजिल तक जाती थी। वही था कमरा नंबर 302, वही कमरा जहां साइली रहती थी। अंजलि ने पहली बार जब रूम देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। साइली का बिस्तर बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो किसी पल लौट आएगी। लेकिन अंजलि को कुछ ठीक नहीं लगा। कमरे की दीवार पर एक पुराना सा क्रैक था और उसके पास किसी ने पेंसिल से कुछ लिखा था, वो फिर आएगा, इस बार मुझे भी ले जाएगा। अंजलि ने तुरंत दीवार की फोटो ली। उसी शाम उसने हॉस्टल की वार्डन सरला मैम से मिलना चाहा। वार्डन की आंखों में कुछ छुपा हुआ सा था। जब अंजलि ने पूछा, मैम, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? वो बोली, नहीं, कभी नहीं। यहां सब नॉर्मल है। लेकिन अंजलि को भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन अंजलि सोसाइटी के वॉचमैन गणपत काका से मिली। काका धीरे बोलते थे, लेकिन बहुत कुछ जानते थे। काका बोले, मैडम, आपको क्या बताओ, 8 साल में ये तीसरी लड़की है जो उसी कमरे से गायब हुई है। कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप हो जाते हैं। पहले 2017 में श्वेता, फिर 2021 में रिया, और अब साइली। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। पर किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसने पूछा। काका बोले, हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। भाग गई, शादी कर ली, घर चली गई, पर कोई नहीं जानता सच्चाई। और सब गायब होती है, बिना फोन, बिना बैग, जैसे जमीन निगल गई हो। अंजलि ने साइली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा। आखिरी पोस्ट थी, आखिर सच सबको नहीं बताना चाहिए, कुछ सच डराते हैं। तारीख थी, वही दिन जब वो गायब हुई। अंजलि जानती थी, ये कोई आम लापता होने का मामला नहीं है। कुछ है इस कमरे में, कुछ ऐसा जो 8 साल से वही छिपा है। पर क्या? यही जानने के लिए अंजलि शर्मा उस रात ठीक से सो नहीं पाई। साइली की आंखों में जो डर उसकी आखिरी इंस्टा पोस्ट से झलक रहा था, वो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। सुबह होते ही वो दोबारा शांतिनिकेतन हॉस्टल पहुंची। कमरा नंबर 302 का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी खटपट सुनाई दे रही थी। उसने नेहा से पूछा, अंदर कौन है? नेहा बोली, कोई नहीं,
शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। अंजलि को ये जवाब जमा नहीं। उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। साइली का तकिया अब जमीन पर पड़ा था और खिड़की आधी खुली थी, जबकि नेहा ने बताया था कि खिड़की हमेशा बंद रहती थी। अंजलि ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। उसे उस क्रैक के पास कुछ और नजर आया। दीवार की पपड़ी हटी हुई थी। उसने धीरे से उंगली से उस जगह को कुरेदा। पीछे से एक पुराना कागज निकला, मोड़ा हुआ और पीला पड़ा हुआ। कागज पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं जा चुकी हूं। मुझे आवाजें सुनाई देती थी। कोई मुझे बुला रहा था। वही दीवारों से, वही खिड़की से। नीचे नाम लिखा था, श्वेता। अंजलि की सांसें थम गई। ये वही श्वेता थी जो 2017 में इसी कमरे से गायब हुई थी। मतलब श्वेता ने खुद कुछ लिखा था और शायद वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने तुरंत कागज को फोटो में कैद किया और अपने पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने श्वेता का नाम बोला, कमरे की लाइट एकदम झपक गई। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में उसे हॉस्टल की पुरानी किताबें मिली, जिसमें कमरों की अलॉटमेंट डेट्स लिखी थी। उसने 302 नंबर के कमरे को ढूंढा। 2017 श्वेता, 2021 रिया, 2025 साइली। हर बार बीच में कुछ सालों का गैप था। मतलब जो लड़की गायब होती थी, उसके बाद कुछ समय तक कमरा खाली रखा जाता था। अंजलि सोच में पड़ गई। क्या ये जानबूझकर किया जाता है? उसी वक्त सरला मैम आई। वो बोली, आप बहुत ज्यादा खोद रही हैं मिस शर्मा। यहां लड़कियां आती है, जाती है, कौन किसके बारे में पूछता है? अंजलि बोली, आप जानती हैं और आप छुपा रही हैं। सरला का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। फिर वो मुस्कुराई। आपको जो करना है कीजिए, पर कोई सच जानना नहीं चाहता यहां। उस रात अंजलि ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो एक रात उसी कमरे में अकेले गुजारेगी। देखेगी क्या सच में वहां कुछ है। वो अपने लैपटॉप, माइक्रोफोन और एक कैमरा लेकर कमरे में चली गई। कमरे की लाइट मंद थी। उसने कैमरा ऑन किया और खुद से बात करना शुरू किया। यह है कमरा नंबर 302। यहां से अब तक 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। मैं आज रात यही रहूंगी। देखते हैं क्या सच में कुछ है। रात के ठीक 2 बजे खिड़की अपने आप खुली। हवा नहीं थी, फिर भी वो हिली और धीरे से खुली। कमरे में एकदम ठंडक फैल गई। अंजलि ने कैमरे की ओर देखा और फुसफुसाई, ये क्या है? कोई है? दीवार से फिर से आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई नाम ले रहा हो। सा, य, ली, साइली। अंजलि का खून जम गया। उसने तुरंत दीवार के पास जाकर माइक रखा। कुछ और सुनाई दिया, उसे लौटा दो। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। लाइट वापस आई तो अंजलि के सामने दीवार पर एक हाथ का निशान था, गीला, जैसे अभी किसी ने छुआ हो। अंजलि अब डर चुकी थी। उसने लैपटॉप बंद किया, सामान उठाया और बाहर भाग निकली। बाहर वॉचमैन गणपत काका खड़े थे। उन्होंने देखा और बोले, आपने उसे देख लिया ना? अंजलि बोली, किसे? काका बोले, वो जो हर 8वें साल आती है और किसी को साथ ले जाती है। अंजलि ने पूछा, ये कौन है? भूत है? इंसान है? काका ने धीमे से कहा, ये वो है जो कभी इंसान थी, लेकिन अब सिर्फ एक साया है। वो लौटना चाहती है, अपने हिस्से की जिंदगी वापस लेने। अंजलि को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर एक बात साफ थी,
इस मामले में कुछ अलौकिक था और कुछ इंसानी चालें भी। और अब वो जान चुकी थी कि अगर सच्चाई जाननी है तो उसे उस कमरे के पीछे की असली कहानी निकालनी होगी। अब खेल शुरू हो चुका था। अंजलि शर्मा ने अब ठान लिया था कि वो ये केस ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर शांतिनिकेतन हॉस्टल पहुंची। इस बार सीधे हॉस्टल की वार्डन सरला मैम के ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां बैठी सरला मैम ने उसकी ओर देखा और कहा, अब क्या नया सवाल है तुम्हारा? अंजलि ने सीधे पूछा, कमरा नंबर 302 की पहली किराएदार कौन थी? सबसे पहले वहां कौन रहा था? सरला मैम ने पहले तो कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन जब अंजलि ने श्वेता का वो पुराना नोट और हाथ के गीले निशान का जिक्र किया तो उनका चेहरा अचानक स्याह पड़ गया। तुम कुछ नहीं समझोगी, सरला मैम बोली। वो एक गलती थी, बहुत पुरानी, लेकिन उसकी सजा अब तक मिल रही है। अंजलि ने चुपचाप अपनी जेब से रिकॉर्डर चालू कर दिया। सरला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। साल था 2012। ये हॉस्टल नया नया शुरू हुआ था। कमरा नंबर 302 की पहली लड़की थी समीरा। बहुत ही समझदार, चुपचाप रहने वाली लड़की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन दोस्तों से दूर दूर। हमें लगा था शायद इंट्रोवर्ट है, लेकिन फिर एक दिन वो लापता हो गई। कोई सुराग? अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं, सरला बोली। उसके कपड़े, किताबें, सब कुछ वही पड़ा था, जैसे रात में ही कहीं चली गई हो। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। तब से वो कमरा कुछ अजीब सा हो गया। कैसा अजीब? हर रात 2 बजे वहां कोई दरवाजा खटखटाता था। खिड़की अपने आप खुलती थी। दूसरी लड़कियां वहां एक रात भी नहीं टिक पाती थी। फिर आपने उस कमरे को बंद क्यों नहीं करवा दिया? सरला बोली। क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जाएगा। और फिर कुछ साल बाद जब सब शांत हुआ, हमने फिर से कमरा किराए पर देना शुरू कर दिया। और फिर श्वेता आई। हां, 2017 में। और 3 महीने बाद वो भी गायब हो गई। अंजलि को अब यकीन हो चला था कि ये मामला साधारण नहीं था। वो सीधे पुणे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गई, जहां पर उसे पुराने हॉस्टल्स और छात्रों की रिपोर्ट्स मिल सकती थी। 3 घंटे की खोजबीन के बाद उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर 20122013। उसमें नाम था समीरा रजा, पता नागपुर, महाराष्ट्र, पिता का नाम यूसुफ रजा, और नीचे एक नोट लिखा था, मिसिंग सिंस 23 आदि अक्टूबर 2012, केस क्लोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। अंजलि ने समीरा के पिता का नंबर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई रजिस्टर मोबाइल नंबर उस समय का सक्रिय नहीं था। फिर उसने नागपुर के एक पुराने जर्नलिस्ट दोस्त को कॉल किया, जिसने एक चौंकाने वाली बात बताई। समीरा रजा का नाम तो मुझे याद है, उसने कहा। उसके लापता होने के कुछ महीने बाद उसके पिता की भी रहस्यमयी मौत हो गई थी। केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया था। अब एक पैटर्न बन रहा था। जो लड़की उस कमरे में जाती थी, वो गायब हो जाती थी, और उसके बाद उसके परिवार में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। अंजलि ने एक नया शक खड़ा किया। क्या कोई उस कमरे से लड़कियों को गायब कर रहा है, या फिर कोई उस कमरे को ऐसा बना चुका है जहां कोई ताकत बसी है? रात में फिर से उसने खुद को 302 नंबर के कमरे में बंद किया। इस बार उसने अपने साथ एक इंफ्रारेड कैमरा और मोशन सेंसर भी लगाया। रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। कमरे में सन्नाटा था। तभी मोशन सेंसर बीप करने लगा। अंजलि ने देखा खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी, और तभी वो दीवार
जिसमें पहले हाथ का निशान था, अब उसमें से बहुत हल्की रोशनी छनने लगी, जैसे अंदर कोई और कमरा हो। अंजलि ने दीवार को हाथ से दबाया और हैरान रह गई। वो दीवार भीतर से थोड़ी नरम थी, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। उसने धीरे धीरे प्लास्टर को खोदना शुरू किया। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। एकदम अंधेरा। अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च जलाई तो देखा, कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें सीधी उसकी तरफ। डॉट कौन हो तुम? अंजलि की आवाज कांप रही थी। लड़की कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बोली, तू खोजने आई है ना? अब जानना ही है तो सब जान ले, पर लौटने का रास्ता अब नहीं खुलेगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। कमरे में फिर से अंधेरा और सन्नाटा। अंजलि वही जमीन पर बैठ गई, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन अब और भी दृढ़ संकल्प के साथ। उसे अब पता चल गया था कि ये सिर्फ गायब होने की कहानियां नहीं है। कोई है जो इन लड़कियों को खींच ले जा रहा है। शायद कोई पुराना बदला, कोई नफरत, या फिर कोई ऐसा सच जो सालों से दबा हुआ है। लेकिन अंजलि अब रुकेगी नहीं। अब अगला कदम था, दीवार के पीछे क्या है, और क्या समीरा वाकई मर चुकी है, या फिर वो अभी भी कहीं इंतजार कर रही है। कमरे में गहरा सन्नाटा था। अंजलि जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और हाथ अब भी कांप रहे थे। जो अभी हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय था। एक लड़की जो अचानक प्रकट हुई और गायब हो गई, और उसकी कही वो बात, अब लौटने का रास्ता नहीं खुलेगा, उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ मिनटों तक वो हिल नहीं सकी। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और टॉर्च लेकर उस दीवार की ओर बढ़ी जहां से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा छुरा निकाला और प्लास्टर को कुरेदना शुरू किया। जैसे जैसे दीवार हटती गई, वैसे वैसे एक पुराना लोहे का दरवाजा सामने आया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और एक छोटा सा खांचा बना था, जैसे ताला कभी लगा हो। अंजलि को अंदाजा था कि ये दरवाजा उस रहस्य की तरफ ले जाएगा जिसे सालों से कोई छू नहीं पाया। लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था, और सच जानने का जुनून अब डर से कहीं ज्यादा था। उसने पूरा दरवाजा साफ किया और धीरे धीरे उसे धक्का दिया। दरवाजा एक रहस्यमयी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी और सीलन भरी थी। अंजलि ने कैमरा चालू किया और अंदर कदम रखा। वो एक संकरी सुरंग थी, जो शायद हॉस्टल के नीचे बनी किसी पुरानी संरचना से जुड़ी थी। दीवारों पर अजीब से निशान थे, कुछ संस्कृत जैसे, कुछ अरबी में, और कुछ इंसानी नाखूनों से खरोंचे गए। उसकी सांसें भारी होने लगी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंची। वहां एक पुरानी मेज, लकड़ी की कुर्सी और एक दीवार पर टंगी तस्वीर थी, समीरा की। उसके ठीक नीचे लिखा था, यही थी पहली जिसने देखा मेरा सच। अंजलि सन्न रह गई। सामने एक दीवार पर बहुत सारे पेपर चिपके हुए थे। एक एक करके उसने पढ़ना शुरू किया। सब में एक ही जैसी बातें थी। वो मुझे देखती थी, मैंने उसे देखा। किसी को मत बताना, ये जगह मेरी है। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। फिर एक कोने में उसे एक छोटी सी अलमारी दिखी। अलमारी का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे तैसे उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने मोबाइल फोन, पर्स और चिट्ठियां थी। 3 मोबाइल पर अलग अलग नाम थे, श्वेता, समीरा और निहारिका। ये तीनों वही लड़कियां थी
जो इसी कमरे से गायब हुई थी। अंजलि ने एक फोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने पर्स में से एक चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये मिले तो कृपया मेरी मां को बता देना कि मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे यहां किसी ने बंद कर दिया है। मैं बहुत डरी हुई हूं। अंजलि की आंखें भर आई। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, ये असल जिंदगी की त्रासदी थी। कोई था जो इन लड़कियों को टारगेट कर रहा था, कोई जो अब भी जिंदा हो सकता है। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंजलि ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। वो दौड़कर दरवाजे की ओर गई, लेकिन उसे खोल नहीं सकी। और तभी दीवार पर एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, बिना बिजली के, बिना किसी तार के। एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही कमरा था, 302, और उसमें एक लड़की बैठी रो रही थी। वो समीरा थी। कैमरा फिक्स था, लेकिन आवाज आ रही थी। मैंने मना किया था, मत देखो उस खिड़की की ओर। वहां जो है वो इंसान नहीं है। मैंने गलती की। मैंने झांक लिया और अब वो मुझे ले जाएगा। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज, प्लीज मत रुकना। भाग जाओ यहां से। वीडियो वहीं रुक गया। कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगी। एक हल्का कंपन पूरे कमरे में फैल गया। अंजलि अब सचमुच डर गई थी। ये कोई प्रेतात्मा नहीं थी, बल्कि कोई खेल था। शायद किसी का माइंड गेम या कोई सीक्रेट रिचुअल जो सालों से दोहराया जा रहा था। लेकिन सवाल यह था, कौन कर रहा था ये सब और क्यों? तभी उसे दरवाजे के पीछे कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ा था हॉस्टल का चौकीदार रामू। अंजलि ने चौंक कर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रामू ने बस एक बात कही, बहुत देख लिया आपने, अब आपको यही रुकना होगा। कोई बाहर नहीं जाएगा। और उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब अंजलि फंस चुकी थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। कमरा एकदम अंधेरे में डूब चुका था। अंजलि को अब यकीन हो गया था कि ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, ये कुछ और था, बहुत गहरा और बहुत डरावना। रामू का वो चेहरा, उसकी वो आंखें, जैसे उसमें कुछ छुपा हो, कोई राज, कोई जुर्म जो बरसों से दफन था। अंजलि ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों में कई जगह छोटे छोटे छेद थे, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। अंजलि ने एक एक करके सब मोबाइल, पर्स और चिट्ठियां इकट्ठा की और अपने बैग में भर लिया। उसने खुद से कहा, मुझे बाहर निकलना ही होगा, किसी भी कीमत पर। एक कोने में उसे जमीन थोड़ी ढीली लगी। उसने पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी से उसे खोदना शुरू किया। थोड़ी खुदाई के बाद नीचे लोहे की एक जाली दिखी, शायद एक पुरानी सीवेज लाइन। वो नीचे झुकी, जाली को हिलाया और वो खुल गई। उसके नीचे एक संकरी सुरंग थी, बहुत ही बदबूदार और गंदी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अंजलि धीरे धीरे उस सुरंग में घुस गई। टॉर्च की रोशनी से सामने देखती जाती और अपने पीछे की आवाजें सुनने की कोशिश करती। कहीं दूर से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। वो ठिठक गई, लेकिन फिर खुद को संभाला। कई मोड़ पार करने के बाद वो सुरंग एक पुराने बेसमेंट में खुली। बेसमेंट में बहुत सी फाइलें, कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और कई वीडियो टेप रखे थे। एक कोने में टीवी और वीसीआर जैसे पुराने यंत्र भी रखे थे। उसने जैसे ही पास रखे एक वीडियो को चलाया तो स्क्रीन पर फिर
वही कमरा 302 दिखा। इस बार वीडियो में निहारिका थी। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन कोई सामने नहीं था। निहारिका कह रही थी, तुम कौन हो? क्यों मेरे साथ ये कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। फिर एक आवाज आई, धीमी, भारी और बहुत अजीब। तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरी हो। अंजलि का पूरा शरीर सिहर गया। आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज किसी मशीन से बनाई गई हो। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अंजलि ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और एक मशीन के पीछे छुप गई। सामने से रामू और एक दूसरा आदमी अंदर आए। दूसरा आदमी लंबा, पतला और चश्मा पहने था। वो धीरे धीरे बोल रहा था। तीनों लड़कियां काफी बहादुर थी, लेकिन अब चौथी आई है। देखते हैं ये कितने दिन टिकती है। रामू बोला, इसने नीचे का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? जो सच की तलाश करता है वो रास्ते बना लेता है, वो आदमी बोला। लेकिन अब इसे भी बाकी लड़कियों की तरह शांत करना होगा। अंजलि की सांसें रुकने लगी। वो अब जान चुकी थी कि ये सब प्लान था। एक साइकोपैथ की तरह वो आदमी लड़कियों को चुनता था, डराता था, उनकी रिकॉर्डिंग करता था और फिर उन्हें गायब कर देता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हॉस्टल की मैनेजमेंट भी इस सब में शामिल हो सकती थी। वरना 3 लड़कियां 8 सालों में उसी कमरे से गायब हो जाएं और किसी को खबर तक न हो। यह कैसे मुमकिन है? जब दोनों आदमी बेसमेंट से बाहर चले गए तो अंजलि ने धीरे धीरे मशीन के पीछे से निकलकर सारे वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और एक हार्ड ड्राइव अपने बैग में रख लिए। अब उसके पास सबूत थे और बहुत बड़े, लेकिन बाहर निकलना अब भी बाकी था। जैसे ही वो बेसमेंट से निकलने लगी, उसे दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। वो रुक गई, सांस रोक ली। बाहर खड़ी थी हॉस्टल वार्डन मिस मेहता। अंजलि को देखते ही वो बोली, बहुत खोजबीन कर ली तुमने, अब चलो मेरे साथ। अंजलि ने डर को छुपाते हुए कहा, आपको सब पता था ना, आप भी शामिल हैं इसमें? वार्डन मुस्कुराई, बेटा ये हॉस्टल है ही नहीं, ये तो एक परख की जगह है। जो पास होता है वो जिंदा रहता है, जो हारता है वो हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है। अंजलि अब समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण केस नहीं था। ये एक बहुत ही पुराना, मनोवैज्ञानिक और खतरनाक खेल था, जिसमें एक कमरे को शिकार की जगह बनाया गया था। और अब शिकार बनने की बारी उसकी थी। अंजलि की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक जिद थी, सच सामने लाने की, उन लड़कियों के लिए जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। वार्डन मिस मेहता उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखने के बाद संतुष्ट होता है। अंजलि ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी वार्डन ने जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। एक तेज बीप की आवाज हुई और बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती, अंजलि, वार्डन बोली। जो लोग सच जान लेते हैं वो हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाते हैं। अंजलि ने अपने बैग को कसकर पकड़ा, जिसमें सारे सबूत थे, वीडियो टेप्स, हार्ड ड्राइव और वो चिट्ठियां। उसने अपनी सांसें रोकी और दिमाग दौड़ाया। वो बोली, तुम लोग डराते हो, किडनैप करते हो और फिर उन्हें गायब कर देते हो। क्यों? किस खुशी में? वार्डन की आंखों में एक चमक थी, पर वो अब किसी और की थी, जैसे उसकी रूह को किसी और ने अपने जे में ले लिया हो। ये खेल है बेटा, उसने कहा, एक खेल जो हमने सालों पहले शुरू किया था। हॉस्टल सिर्फ एक नकाब है, असली काम तो नीचे होता है, जहां लोगों की हिम्मत, डर
और सच्चाई की भूख का इम्तिहान लिया जाता है। जो जीत जाए वो हमारे साथ काम करता है, जो हार जाए वो रुक गई और एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया जो एक लड़की की डायरी लग रही थी। उस पर लिखा था, रूही मेहरा 2015। अंजलि ने देखा, रूही वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी सबसे पहले हुई थी। वार्डन आगे बढ़ी। रूही बहुत होशियार थी, लेकिन उसने भी सवाल पूछे और जब जवाब मिला तो वो हमारी टीम का हिस्सा बन गई। आज वही इन सब को रिकॉर्ड करती है, टेक्नोलॉजी चलाती है। अंजलि को यकीन नहीं हुआ। मतलब वो जिंदा है? वार्डन मुस्कुराई, किसी और रूप में। इस खेल की सबसे पहली विजेता। अचानक पीछे से किसी ने अंजलि का बैग खींच लिया। वो पलटी तो रामू खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर था। मैडम, मुझे जाने दो, मैं बस काम करता था। मुझे नहीं पता था आप सब ये करते हैं। अंजलि ने मौका देखा और बेसमेंट के कोने में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर रामू पर फेंका। वो चौंका और गिर पड़ा। अंजलि ने जल्दी से रिमोट उठाया और बटन दबाकर दरवाजा खोल दिया। वार्डन चिल्लाई, बंद करो उसे, वो सब कुछ लेकर जा रही है। अंजलि बेसमेंट से दौड़ती हुई निकली। हॉस्टल की लाइट्स अब एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे पूरी बिल्डिंग उसके खिलाफ हो। सीढ़ियां कर्कश आवाज कर रही थी। पीछे से वार्डन की आवाज गूंज रही थी, अंजलि, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अंजलि अब रुकने वालों में नहीं थी। वो भागते भागते नीचे रिसेप्शन तक आई और सामने दरवाजा बंद पाया। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। एक जवान लड़की, नीलिमा, जो पहले उस हॉस्टल में रहती थी और जिसे अंजलि ने कॉल किया था, वो पुलिस के साथ आ चुकी थी। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, सबूत मेरे पास है, कमरे में, बेसमेंट में सब है, जल्दी अंदर आइए। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंजलि को बाहर निकाला गया। उसके हाथों में बैग कसकर पकड़ा हुआ था। वार्डन, रामू और वो चश्मा वाला आदमी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन की सुर्खियों में यही खबर थी, पुणे के एक हॉस्टल में हुआ सीरियल किडनैपिंग और मानसिक खेल का खुलासा। फ्रीलांस क्राइम पॉडकास्टर ने खोला राज। 3 महीने बाद अंजलि का पॉडकास्ट द मिसिंग रूम अब देश भर में मशहूर हो चुका था। उसकी आवाज, उसकी सच्चाई और उसका जुनून अब सबको सुनाई देता था। वो स्टूडियो में बैठी आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रही थी। आज मैं उन सभी लड़कियों को याद करती हूं जो खो गई, लेकिन उनकी कहानियां मैं सुनाऊंगी ताकि कोई और लड़की कभी खो ना जाए। कमरे बदलते रहेंगे, लोग भी, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। अंजलि ने माइक बंद किया, मुस्कुराई और खुद से कहा, अब अगली कहानी किसकी होगी? पीछे दीवार पर वही रजिस्टर टंगा था, हॉस्टल की एंट्री बुक। पिछला नाम काट दिया गया था। नीचे लिखा था, रूम 302, रिजर्व्ड फॉर ट्रूथ सीकर्स ओनली। दिस इज द एंड ऑफ दिस फिक्शनल स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।